चैनल। तो ये हमारी नेशनल इनकम की 5th वीडियो होगी एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो, आई प्रॉमिस। इसके बाद नेशनल इनकम का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन हो चुका है। सिर्फ 2 शॉर्ट्स और 3 शॉर्ट्स आई विल अपलोड फॉर योर रेफरेंस कि लास्ट मिनट अगर आपको रिवाइज करना है तो उसके लिए कौन कौन सी टॉपिक्स यू शुड ब्रश अप, बस और कुछ नहीं। उसके अंदर मैं आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स बताऊंगा और दूसरे शॉर्ट्स में आई ट्राई कि आई टेक अप सम एब्रिविएशंस और सम अल्टरनेटिव नेम्स फॉर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स, गॉट इट। तो आई होप नेशनल इनकम का सारा डन निकल गया। हम जब ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं 20 से 30 क्लासेस के अराउंड इसको कंप्लीट करने में लगता है, बट हमने ये यहाँ पर 2.5 क्लासेस के अंदर कम्प्लीटली वाइंड अप कर दिया। तो इट्स अप टू यू कि आप कितना बेस उसका प्रिपेयर कर चुके हैं। दीज आर रिविजनरी, वी विल टेक अप कंप्लीट डिटेल्ड रिवीजन अगेन इफ पॉसिबल जस्ट एग्जाम से पहले, बट अभी के लिए ये यहाँ पे फाइंड अप करते हैं, ठीक है। सो हमने 2 मेथड्स कर लिए थे नेशनल इनकम कैलकुलेशन के। दिस इज आवर थर्ड मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड। तो अगर आप याद कर सको तो हमने किया था कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो होती है उसको अवॉइड करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम स्ट्रेट उसकी फाइनल वैल्यू काउंट करते हैं या हर स्टेप पे जो आपने वैल्यू को ऐड किया उसे काउंट कर लेते हैं, गॉट इट। दिस इज रिगार्डिंग द सेल। अब पॉइंट क्या आता है, वैल्यू एडेड सिंपली ये कहती है कि अगर मैंने 100 रुपए का सामान बनाया, सेल किया और मुझे वो परचेज करके जो कॉस्ट पड़ी थी वो से 55 की पड़ी, तो मैंने कितने की वैल्यू ऐड कर दी, दिस इज 45। क्या फॉर्मूला लगा, तो वैल्यू एडेड इज नथिंग, वैल्यू एडेड इज नथिंग बट सेल्स माइनस परचेजेस। ये तो होता है, यहाँ पे भी हम ये करेंगे। तो वैल्यू एडेड विल बी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। थोड़े से टेक्निकल नेम है और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, डरने की कोई जरूरत नहीं। परचेजेस का मतलब क्या होता है, जो भी मैंने खरीदा है, मतलब मेरी इंटरमीडिएट कॉस्ट है। और सेल्स का मतलब क्या होता है, जितना भी आउटपुट मैंने बनाकर मार्केट में सेल कर दिया वो मेरे लिए सेल्स है, ठीक है। बट सेल का क्या मतलब है, हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट थोड़ा ब्रॉडर टाउन में लिया। जैसे आपने अपनी दुकान में 200 रुपए का सामान बनाया, उसमें से आपने से 50 रुपीज का एक्सपोर्ट कर दिया, 50 के आपने सेल्फ के लिए रख लिए, अपने घर पे कंज्यूम करने के लिए, और 100 का आपने डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर दिया। डोमेस्टिक मार्केट में आपसे खरीद कौन रहा है, 3 पार्टीज, या तो कोई दूसरी दुकान वाला खरीद रहा होगा, कोई हाउस होल्ड खरीद के जा रहा है, या गवर्नमेंट भी आपकी दुकान पे खरीदने आ रही है। यही हमारे लिए सारी एक्सप्लेनेशन है। तो वैल्यू को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, 3 की जगह 2 करते हैं पहले, फिर 3 करेंगे। तो फर्स्ट इज सेल्स, सेकेंड वन इज सेल्फ कंजम्पशन, और अब तीसरा बना रहा हूं, दिस इज चेंज इन स्टॉक। कि हो सकता है आपने मार्केट में ना बेच के कहा रख लिया, अपनी शॉप में रख लिया, तो चेंज इन स्टॉक के सारे सेम पैरामीटर्स हैं। या तो ये आता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के नाम से, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के नाम से, या ये आएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक के नाम से, या एडिशन टू स्टॉक आएगा तो प्लस कर दो, और अगर रिडक्शन टू स्टॉक है तो क्या कर दो, इसको जस्ट माइनस कर दो, है ना। तो ये हमारे लिए चेंज इन स्टॉक बनता है। सेल्स की बात करें तो हम सेल्स को 2 मार्केट में कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर मैं एक्सटर्नल सेल्स कर रहा हूं तो ये क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट। और अगर मैं इंटरनली सेल कर रहा हूं तो ये 3 पार्टीज को जा सकता है, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट और फर्म्स। एक फर्म की सेल दूसरी फर्म की क्या बनती है, परचेज बनती है। तो उसको एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ अभी फॉर द टाइम भी, अभी आगे चलते हैं। और सेल्फ कंजम्पशन ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नहीं आता, बट आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। देन आते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको भी 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक रॉ मटेरियल और एक डायरेक्ट एक्सपेंस। पेपर में ये चीज ज्यादातर नहीं होती और ये भी नहीं होती, बट हो तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप का कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। वेजेस है, ये सब नहीं काउंट होता,
रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट ये सब काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर पावर और इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है तो पिक करेंगे। रॉ मटेरियल का दूसरा नाम परचेजेस होता है। क्या होता है? परचेजेस। दो जगह से, इंटरनल मार्केट से कर लो या एक्सटर्नल मार्केट से कर लो। एक्सटर्नल मार्केट से खरीद के लाए तो उसको क्या बोल देते हैं? इंपोर्ट्स बोलते हैं। इंटरनल मार्केट में आप कौन सा खरीदते हो? जो एक फर्म को बेचता है तो दूसरी फर्म के लिए क्या बनता है? वो परचेज करता है। ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या आता है? हमारे पास इनोन फॉर्मूला जो बन गया वो ये बन गया कि वैल्यू एडेड का मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो चीजें, एक सेल्स और एक चेंज इन स्टॉक। ये सब चेंज इन स्टॉक के नाम है, सब पार्ट्स नहीं है। सेल्स में दो तरीके, या तो इंटरनली इन तीनों को, या एक्सटर्नली आपने एक्सपोर्ट किया। रूल हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या? अगर मेजर हेड दे रखा है और माइनर हेड भी दे रखा है तो हम सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं? मेजर हेड। विच मीन्स अगर आपको सिर्फ सेल्स दे रखी है, क्या दे रखी है? सिर्फ सेल्स, और उसके साथ एक्सपोर्ट्स भी दे दी तो एक्सपोर्ट्स विल बी इग्नोर्ड। आप एक्सपोर्ट्स को काउंट नहीं करोगे, इवन इफ एक्सपोर्ट्स की वैल्यू सेल्स से क्या हो ज्यादा, आप उसको कंसीडर नहीं करते। लॉजिकली होती नहीं है, बट विल सी। देन चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, दोनों काउंट होंगे, बट वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया और इनमें से कुछ भी दे रखा है, कंप्लीटली इग्नोर, सीधा वैल्यू ऑफ आउटपुट को कंसीडर करो। ओके, सेम यहाँ पर इंपोर्ट्स दे दिए जाएंगे और रॉ मटेरियल भी दे दें, खाली रॉ मटेरियल या खाली परचेजेस, तो ऊपर वाला इसको कंसीडर नहीं करेंगे। डोमेस्टिक परचेजेस लिखा हुआ और इंपोर्ट लिखा हुआ है तो कंसीडर करो। अब कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट पे। एक मुझे स्टार्ट पॉइंट बता देते हैं यहाँ पे, जिससे हम पॉट्स मान के चलेंगे। पॉट्स वेरी गुड। हाउसहोल्ड और गवर्नमेंट की ये जो सेल हो रही है, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर टर्म्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये वाला खर्चा मतलब आपने तो बेच दिया पर उसने आपसे खरीदा कितना है? अगर खरीदा है तो उसके लिए वो क्या करना होगा? खर्च करना होगा। ऐसी सिचुएशन में जब ये वाली दो सेल्स की जाती है तो ये क्या कहलाती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पूरा क्वेश्चन करने के बाद अगर कहीं पर ये क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो क्या करो? हाउसहोल्ड को जितनी सेल की और गवर्नमेंट को जितनी सेल की वो दोनों ऐड अप कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मूला। अब ये है क्या चीज? तो हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, आपको तीन सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों का अलग अलग डाटा गिवन होता है। तो हम क्या करते हैं, या तो तीनों का वैल्यू एडेड अलग अलग निकालते हैं, फिर तीनों को ऐड करते हैं ताकि पूरी कंट्री का मिल जाए। और अगर फर्म्स वाइज दे रखा है तो फर्म ए का, फर्म बी का, फर्म सी का, फर्म डी का निकालते हैं और फिर सारी फर्म्स को ऐड करके किसका निकालते हैं? कंट्री का। सो दिस इज आवर केस। ये तो वैल्यू एडेड हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीवीए एट एमपी। ये याद रखना है। जीवीए का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और जब आप सारी फर्म्स का जीवीए निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? जीडीपी एट एमपी। सिग्मा जीवीए एट एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। नाउ नेशनल इनकम निकालनी है अगर, तो एनपी एट एफसी। जीडीपी एट एमपी आपके पास है, इधर से इधर जाएंगे, ग्रॉस से नेट माइनस एप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआई और एमपी से एफसी माइनस एनआईटी प्लस इसकी इनकी वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट योर एनएनपी एट एफसी। दिस वाज द क्वेश्चन। अब इसका एक मैं स्पेसिफिक बता दूं, कभी कभी क्या करता है, आपको ये गिवन होता है कि यूनिट्स सोल्ड 1000, प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 रुपीज। तो 1000 इंटू 50 करने से मतलब आपने 1000 यूनिट्स बेची 50 रुपए पर यूनिट पर, तो कितने की सेल्स कर दी हमने? तो ये मेरे को सेल्स की वैल्यू देता है। अगर यूनिट्स सोल्ड की जगह सपोजिटली प्रोड्यूस होता तो इस केस में ये सेल्स की जगह किसकी वैल्यू दे देता? आपको स्ट्रेट अवे वैल्यू ऑफ आउटपुट की ही वैल्यू दे देता, 1000 इंटू 50। तो ये दो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि आपको यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दे रखा है या यूनिट्स सोल्ड दे रखा है। तो वो ध्यान से करना, बहुत रेयर आता है। बट इसमें एक सबसे कोर क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर या कोई भी मशीनरी परचेज्ड बाय अ फार्मर। अगर सपोज करो ये गिवन है आपको, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको ये वैल्यू गिवन है तो बेटा पहले ये बताओ ये इंटरमीडिएट है या फाइनल गुड है? सोचो, अगर उसने ट्रैक्टर परचेज किया तो हमने फाइनल गुड की दो कैटेगरीज पढ़ी थी, या तो हाउस होल्ड परचेज करे या फिर
फर्म परचेज करे बट इन्वेस्टमेंट के लिए। अब फार्मर तो एक प्रोड्यूसिंग एंटिटी है, तो ये मेरे लिए हाउस होल्ड तो नहीं हुआ, कंजम्पशन नहीं है। अब दूसरा क्या था, अगर आप उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज कर रहे हो जिसके अंदर आप उसको लॉन्ग टर्म में यूज करोगे, तो वो क्या बनती है, आपकी कैपिटल गुड्स बनते हैं। हेंस ये आपके लिए फाइनल गुड बना। अभी तो परचेज है, सेल थोड़ी है। तो जब ये मेरी सेल नहीं है तो ये इस साइड पे तो नहीं आएगा, ये परचेज में जाना चाहिए। बट परचेज में तो हम सिर्फ इंटरमीडिएट माइनस करते हैं। इट सिंपली सेज कि आपका इससे वैल्यू एडेड मेथड में कोई लेन देन नहीं है। हाँ, अगर ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड में आता तो ये किस में जाता, ये क्वेश्चन है आपके लिए। प्लीज सर्च फॉर इट, ट्राई करो अपने लॉजिक्स के बेसिस पे। हमने एक्सपेंडिचर मेथड कल किया था। इन केस एक्सपेंडिचर मेथड होता और उसमें आपको सब पार्ट्स गिवन नहीं होते तो उस केस में आप बीजेस निकाल सकते हो कि वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर परचेज बाय फार्मर किस में जाना चाहिए। ध्यान से बताओ। सो होपफुली ये सारा क्वेश्चन क्लियर है। एक क्वेश्चन मैंने कल लास्ट वीडियो में पीडीएफ अटैच की थी, लिंक अटैच किया था आई में, उसमें एक स्क्रीनशॉट था, आई मीन एक पीडीएफ थी, उसका मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन ऑन बोर्ड आल्सो ताकि आप उसको समझ पाओ ज़्यादा। क्वेश्चन सेज रिवर्स कैलकुलेशन होता है इसमें। क्वेश्चन कहता है आपको कैलकुलेट सेल्स, सेल्स निकालनी है। जब हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर आपको ये कुछ आइटम्स गिवन है, मैं एक बार बता देता हूँ बेटा। एनबीए टैक्सी 560, एक्सपोर्ट्स 200, इंटरमीडिएट कॉस्ट 1000, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स परचेज 240 जिनकी लाइफ 4 इयर्स गिवन है आपको, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, सब इनडायरेक्ट टैक्सेस की टाइप होती हैं 60, एडिशन टू स्टॉक -30। यस दिस कैन बी नेगेटिव, अगर वैसे तो ये रिडक्शन टू स्टॉक बनता है कायदे से, बट उन्होंने एडिशन टू स्टॉक में दिया हुआ नेगेटिव कर दिया। परचेज ऑफ मशीनरी 1500 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एक एक करके करते हैं। हमें सेल्स की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले सेल्स किस में आएगा बेटा, जीवीएट एमपी में। बट मुझे यहाँ पे एनवीएट एफसी चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप बनता है कि आप जीवीएट एमपी ही कैलकुलेट करो। किसकी वैल्यू है हमारे पास, एनवीएट एफसी की। नेट से ग्रोस पे जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन, वीए सेम है, एमपी एफसी से एमपी पे जाएंगे तो प्लस एनआईटी। वैल्यूज पुट करते हैं, एनवीएट एफसी 560। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। सी अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। मतलब अगर मैंने 100 रुपए का सामान, जैसे यहाँ पे क्या था, मैंने 240 का ट्रैक्टर खरीदा या मशीनरी खरीदी, इसकी सैल्वेज वैल्यू 0 दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा तो हम 0 मानते हैं। सैल्वेज क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू, कि आज से 4 साल बाद मुझे उसको बेचने से कितने पैसे मिलेंगे, बट 0 दे रखे हैं और मैं उसको 4 साल तक यूज करूंगा, तो इसका मतलब हर साल उसकी कितनी कॉस्ट यूज हो रही है मेरी, 60, तो डेप्रिसिएशन विल बी 60 है। एनआईटी क्या होगा बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस 60 है, सब्सिडीज है नहीं, तो साइड में लिखेंगे हम कि सब्सिडीज आर अज्यूम्ड टू बी 0। बेस्ड ऑन दिस ये कितना बनता है बेटा, 620 एंड 680 है। अब जीवीएट एमपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दिस इज 680। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये कितना है -30। तो रिडक्शन टू स्टॉक नहीं है, इन केस रिडक्शन लिखा होता तो मैं माइनस ऑफ माइनस करता, बट क्योंकि सिर्फ एडिशन टू स्टॉक दे रखा है तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव से ही इनिशिएट कर सकते हो। तो ये कितना होगा, -30 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको गिवन है 1000, ये माइनस किया तो ये इधर आके 1030 ऐड होगा, दिस विल बिकम 1710 crores will be value for your sales। Hence हमने इसको इग्नोर किया, जो मैंने नोट्स दिखाया था आपको, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये हो गया, ये भी इग्नोर होगा। क्यों, हमें बेटा सेल्स निकालनी है। इसका मतलब सेल्स दो तरीके की थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो उसके अंदर चली गई, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स मेरी सेल्स के अंदर होंगे, हमें उसको इग्नोर करके चलना है। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आता है, आई मीन इस पर्टिकुलर मेथड से आते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड दोनों क्लब होके आते हैं, ये मेथड इंडिविजुअल आते हैं सॉलिडरिटी में, तो इसके इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन और आता है जो थोड़ा सा टफ है, वो वाला मैं करके दिखा रहा हूँ, लेट्स सी। दिस इज द क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक सा क्वेश्चन, एक बार रीड लेते हैं, फटाफट से रीडिंग कर जाएंगे। आपको हर फॉर्म का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है, जीडीपी एंड एमपी निकालना है, मतलब हर फॉर्म का वैल्यू एडेड निकाल के सबको क्लब करना है। देन टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है,
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताया था मैंने आपको, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस स्टार्ट करते हैं, एक एक करके करेंगे बेटा, कैसी क्या हम इसको कितना ग्रैब कर पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट आता है ए सेल गुड्स ऑफ ₹20 करोड़ टू बी, 32 सी, 42 हाउस होल्ड्स और 10 करोड़ के उसके पास अनसोल्ड है। स्टार्ट कैसे करते हैं, देखो यहाँ से करेंगे ए बी सी एंड डी। हमारे पास 4 फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्या बनेगा हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या बना हमारा, वैल्यू एडेड। बस इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिल करते जाएंगे। सी ए ने 20 करोड़ के बी को बेचे, तो ए की सेल्स कितनी होगी 20 और बी की साइमल्टेनियस परचेज कितनी होगी 20 है। ए की सेल बी की परचेज प्लस 32 सी, अब 30 करोड़ की सी को बेच दी, तो सी के अंदर 30, 40 करोड़ टू हाउस होल्ड्स, 40 करोड़ के हाउस होल्ड्स, इसको सर्कल कर लो क्योंकि ये कहीं पे मैच नहीं होगा तो मैं उसको टैली नहीं कर पाऊंगा और ये मुझे चाहिए बाहर में। उसके अलावा 10 करोड़ के अनसोल्ड में है, तो टोटल वैल्यू का आउटपुट कितना हो गया 20, 50, 90 और 100। इट सेज अज्यूम कीजिए कि ए के इनपुट 0 है, 0 तो वैल्यू एडेड कितना हो गया बेटा 100। ऐसे बी पे चलेंगे, बी सेज बी अपने आउटपुट का 40 करोड़ सी को बेचता है, 40 करोड़ सी को बेचते हैं एंड 60 करोड़ टू डी, 60 करोड़ डी को बेच देते हैं। उसके अलावा 50 करोड़ फाइनल कंजम्पशन, मतलब 50 करोड़ को फाइनल कंजम्पशन में डाल देते हैं, तो वो सी और डी से कोई लेना देना नहीं। सी सेल्स आउटपुट ऑफ 100 टू डी, 100 का आउटपुट डी को बेचता है, 100 टू हाउस होल्ड्स, 100 का हाउस होल्ड्स को बेचता है मतलब सर्कल, और 100 के ही एक्सपोर्ट्स कर देते हैं, ये इसका बना। देन डी सेल्स 300 टू हाउस होल्ड्स एंड 100 टू गवर्नमेंट, 300 हाउस होल्ड को और 100 किसको करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। ये मैंने जो सर्कल ये क्यों किए, या तो वो हाउस होल्ड को किए जा रहे थे या फिर वो गवर्नमेंट को किए जा रहे थे, इनको सर्कल कर लो। क्यों, जब मुझे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो मैं सिर्फ इन्हीं को क्लब करूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ये ब्लैंक है तीनों का, ऐड किया इनको 100 150 माइनस किया तो 130 है, 100 200 300 माइनस किया 70 तो दिस विल बी 230, 300 प्लस 100 400 माइनस किया 160 तो दिस विल बी 240। ये तीनों का वैल्यू एडेड है और चारों को सॉरी 4 फॉर्म्स का, और इन चारों को क्लब कर दे 100 200 300 400 500 600 700, तो हमारे पास टोटल वैल्यू एडेड कितना है 700। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया हर फॉर्म का, जीडीपी एट एमपी हो गया 700, जीडीपी एट एमपी इज नथिंग बट सिग्मा जीवी एट एमपी, जो हमारा कितना है ना 700 करोड़ में और रुपीस के साथ। लास्टली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, तो हम उसको स्ट्रेट लिखेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 40 प्लस 50 90, 90 एंड 500 दिस विल बी रुपीस 590 करोड़। सो अगर आप इसको सही तरीके से कर रहे हैं देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। ये स्ट्रक्चर ही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप ए का बी का सी का डी का अलग अलग निकालते हो उलझ जाओ। सबसे इजी तरीका है यूज दिस टेबुलर प्रेजेंटेशन, फॉर्मूला भी एक ही बार लिखना पड़ेगा, बार बार लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट वैल्यू एडेड मेथड। एक छोटा सा टॉपिक है वो करते हैं एंड विल वाइंड अप दिस कंप्लीट नेशनल इनकम थ्योरी, और मैं नोट्स शेयर्स ये शॉर्ट्स आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो होपफुली क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एनएफआईए का कंपोनेंट करते हैं। लेट मी रन दिस। तो हमारे लिए एक नया टॉपिक आ जाता है एनएफआईए का, बट एनएफआईए हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि एनएफआईए डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस जस्टिफाई करता है। नेशनल इनकम रेजिडेंट्स की इनकम कंसीडर करता है, चाहे रेजिडेंट कंट्री के अंदर रह रहा हो चाहे कंट्री के बाहर रह रहा हो, जबकि डोमेस्टिक इनकम कंट्री के अंदर की इनकम कंसीडर करती है, चाहे रेजिडेंट कमा रहा है चाहे नॉन रेजिडेंट कमा रहा है। तो जो दोनों में डिफरेंस आता है डोमेस्टिक और नेशनल में, इट इज ऑलवेज एनएफआई। तो इसलिए एनएफआईए की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। तो दोनों में डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होते हैं कि नेशनल इज ब्रॉडर देन डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इज नैरो।
National income considers NFIA, domestic income does not considers. NFIA के दो कंपोनेंट जब भी पूछे जाते हैं, दो नहीं तीन कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं उसमें, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. दीज आर नॉट कंपोनेंट्स. ये क्या उसका फॉर्मूला है. तो कंपोनेंट्स क्या. अब फैक्टर इनकम हमारी चार नेचर की होती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस. एक्चुअली तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तो क्या है मेरे लिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना. और जो बचा वेजेस, ये क्या बन गया, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, है ना. लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का एक हिस्सा होता था रिटेन्ड अर्निंग्स. इफ यू कुड रिमेंबर, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं, जिसकी वजह से हम नेट रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या कर देते हैं, सेग्रीगेट करते हैं. अदरवाइज वो इसी का पार्ट है, लेकिन हम उसको अलग करके लिखते हैं. अब नाउ अगर बहुत सारी कंपोनेंट्स में नेशनल इनकम के ये भी मिक्स्ड है और वो भी मिक्स्ड है इनकम मेथड के, जिसमें रिटेन्ड अर्निंग्स भी आते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी आता है, ये भी आता है. इनको उनसे कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो उसका सिंपल सा तरीका है, इनके आगे लगता है नेट, उनके आगे नेट नहीं लगता. या ये पूरा लिखा होगा पीछे फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड लिखा होगा तो डिफरेंस करना है, विल गेट द आंसर. अदरवाइज आपको नेट लिखा मिलेगा, आप उन तीनों को ऐड करो और आपको एनएफआई मिल जाएगा. छोटा सा टॉपिक है. So this was all about national income from my end. Hopefully clear है आपको सारा. If you still face any problem, any doubt in any type of question, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. I'll take up a detailed video on that particular topic. Otherwise हम नेक्स्ट क्लास में फुल इंटरेस्ट फुल डेडिकेशन के साथ ADS स्टार्ट करेंगे. लेट्स सी कि हम जितनी जल्दी मैक्रो खत्म करें तो उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी कर पाएंगे. गॉट इट. सो मेरे एंड पे नेशनल इनकम यहाँ पे वाइंड अप होती है. I'll share some insights with you using some shorts or 1 minute videos जिसको आप क्विक रिवीजन में यूज कर सकते हो. Till then, take care, bye bye and stay tuned. Subscribe the channel for upcoming videos of macroeconomics, क्योंकि हम BOP FER भी करेंगे जो लार्जली सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर बनता है पर्टिकुलरली मैक्रो में. गॉट इट. तो stay happy new year as well as stay tuned for next upcoming videos and subscribe the channel if you have not subscribed it yet. Thank you.